हेलो बच्चों, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन उठाया मैंने, सेम सपोर्ट लेवल का और डिफेंस सपोर्ट लेवल का। ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया मैंने सेम सपोर्ट लेवल में, मैंने मतलब आइस के इफेक्ट और विंड के इफेक्ट को भी ले लिया है। और हम देखेंगे कैसे हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन 1। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहले तो जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन हो उस डाटा को पहले नोट किया करो। क्लियर? तो क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन हैज ए स्पैन ऑफ 150 मीटर बिटवीन लेवल सपोर्ट। लेवल सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि सेम लेवल का सपोर्ट है, यानी टावर की हाइट जो है वो सेम। क्लियर? यानी लेंथ ऑफ स्पैन यानी स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है? 150 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। द कंडक्टर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, cross sectional area of conductor, area of conductor, क्लियर? स्मॉल ए मान लिया मैंने। स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? टेंशन जो दिया हुआ है कंडक्टर में, यानी कैपिटल टी की वैल्यू दी गई है 2000 केजी। देखो यहाँ पे सारी यूनिट ना किलोग्राम में दी हुई है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ग्रेविटेशनल स्पीड से मल्टीप्लाई करें। अगर ऐसा होता कोई एक यूनिट न्यूटन में दे दिया, बाकी सारी यूनिट किलोग्राम में दे दिया, तो उस कंडीशन में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो विंड प्रेशर भी किलोग्राम पर मीटर में दिया हुआ है। तो आपको इसे फोर्स में यानी न्यूटन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि सबकी यूनिट ऑलरेडी मैनिपुलेट करने के बाद किलोग्राम पर यूनिट लेंथ में गिवन। क्लियर? सेम होता है, जो एकेटी में पूछा जाता है वो यही काम करते हैं कि किलोग्राम पर मीटर में ही आपको सारा कुछ अवेलेबल रहता है। आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? तो टेंशन हमारा क्या है? 2000 केजी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा। हेलो बताओ बच्चों। डेंसिटी का रेशियो होता है। कैपिटल जी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से डेंसिटी ही होती है। तो कंडक्टर मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो एक तरह से वो डेंसिटी ऑफ कंडक्टर ही गिवन है। कभी भी अगर कभी दिक्कत में भी आया करो ना, तो आप ये ध्यान दिया करो, ठीक है यहाँ पे वर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक तरह से डेंसिटी ऑफ कंडक्टर ही गिवन है, क्योंकि आपकी यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर? ठीक है। कभी कभी ये मतलब न्यूटन पर यूनिट वॉल्यूम में भी दे देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको सिंपली दिया हुआ है कि 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। विंड का प्रेशर दिया हुआ है, मतलब विंड प्रेशर की वजह से जो आपका डब्ल्यू आता है उसकी वैल्यू दे दी गई है 1.15 किलोग्राम पर मीटर। यानी डब्ल्यू की वैल्यू ये किलोग्राम में दे दिया है। ठीक है। तो हमें कोई भी मैनिपुलेशन या उसको एक एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ किलोग्राम पर यूनिट लेंथ में है। हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है सैग, यानी सैग डी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है। उसके अलावा और क्या पूछा है? व्हाट इज द वर्टिकल सैग, यानी वर्टिकल सैग की वैल्यू भी मुझे कैलकुलेट करनी है। दोनों चीजें मुझे कैलकुलेट करना है, बस यही दोनों अननोन हमारे लिए है। क्लियर? तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है? यहाँ पे देख रहे हो कि आइस के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो आइस के बारे में नहीं गिवन तो अच्छी है। केवल वेट मतलब केवल कंडक्टर का क्या है? वेट ही है। यानी आपका जो फेजर बनेगा वो क्या बनेगा? ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपली कंडक्टर का वेट डब्ल्यू। क्लियर? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इफेक्टिव वेट हो जाएगा आपका कंडक्टर का, यानी डब्ल्यू ई की वैल्यू ये आएगी। क्योंकि आइस के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि आइस की कोटिंग नहीं होगी। तो इफेक्टिव वेट ऑफ कंडक्टर क्या होगा? इफेक्टिव वेट ऑफ कंडक्टर जो होगा, वेट ऑफ कंडक्टर डब्ल्यू इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर।
क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? डब्ल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हमें केवल डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको डेंसिटी ऑफ कंडक्टर गिवन है, यानी रो की वैल्यू आपको गिवन है। आपने क्या करना है इसमें? आपने क्या करना है? पर यूनिट लेंथ निकालना होता है, सिंपली आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है? पर यूनिट लेंथ मिलता है। ऑलरेडी हमने आइस कोटिंग के उसमें देख लिया था। ये आप यूनिट पुट करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाता है? किलोग्राम पर मीटर में। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम चलेंगे। तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो यूनिट जरूर लिख दिया करना। 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू एरिया कितना है हमारा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कंडक्टर का एरिया है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 19.8, हाँ 19.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा सेंटीमीटर। मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको? किलोग्राम पर मीटर में, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी गई है? एसआई यूनिट में दी गई है, किलोग्राम पर मीटर में दी गई है। तो सिंपली मुझे इसको किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो ग्राम का क्या हो जाएगा? 10⁻³ अपॉन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 10⁻²मीटर। यार 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 10⁻²मीटर, और 1 ग्राम में 10⁻³ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.8 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये -2 ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर। तो हमें क्या करना है? बस यूनिट को मैच कराना है, क्योंकि हमें यूनिट सबकी सेम चाहिए, तभी हम इफेक्टिव वेट ऑफ कंडक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे जो आ गई वो आ गई 1.98 किलोग्राम पर मीटर। और डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी गिवन है? 1.5 किलोग्राम पर मीटर। इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा? डब्ल्यू ई कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? 1.98 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये? बताओ इसको कितना आ रहा है? सर 2.484। 2.484 किलोग्राम पर मीटर। जब हमें इफेक्टिव वेट मिल गया, हमें टेंशन पता ही है, हमें लेंथ ऑफ स्पैन पता ही है, एल की वैल्यू कितनी है मेरी, तो फॉर्मूला क्या होता है? सैग का फॉर्मूला क्या होता है? हेंस सेम सपोर्ट लेवल के लिए सैग का फॉर्मूला क्या होता है? सैग डी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इफेक्टिव एल स्क्वायर अपॉन 8 टी के बराबर। यही फॉर्मूला निकाला था हमने, यही फॉर्मूला था ना हमारा? क्यों बच्चों? जो सेम सपोर्ट लेवल के लिए हमारा फॉर्मूला निकला था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 टी के बराबर ही तो निकला था सैग डी। हेलो, यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? केवल इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। 2.484 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है मेरी? 150 मीटर। 150 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी। ये चीज ध्यान रखना जरूर से कि टी की वैल्यू कितनी है? 2000 kg। तो सबकी यूनिट वही किलोग्राम पर मीटर और मीटर में ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपको लेंथ दे दिया गया 1500 सेंटीमीटर, तो आपको इसको सेंटीमीटर में पुट करके मत आइएगा, इसमें क्या करिएगा? इसको मीटर में चेंज करके इसकी वैल्यू रखिएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है? ये टैग डी की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व करके बताओ जरा। सुशील, राशिका, स्क्रीन फ्रीज हो गया। कितना आ रहा है सुशील? सर 3.493 आ रहा है। 3.493 3 मीटर। कई लोग क्या होते हैं ना, यूनिट लिखना भूल जाते हैं। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्लीज यूनिट जरूर लिखा करो। ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस वगैरह की बात होती है तो यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। सैग डी क्या है? एक तरह से सैग हो गया, स्पैन लेंथ हो गया,
चाहे क्लियरेंस हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ यानी मीटर में ही होगी, क्योंकि आपने सब कुछ यहाँ पे किलोग्राम और मीटर में कर रखा है, तो इसकी यूनिट भी मीटर भी, यानी आप ना हो तो किलोग्राम पर मीटर और सारी चीजें पुट करके देख भी लेंगे, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मीटर ही आना। क्लियर? तो 3.493 मीटर आपका सैग हो गया। अब मुझे निकालना है वर्टिकल सैग। वर्टिकल सैग की वैल्यू क्या होगी? वर्टिकल सैग की वैल्यू क्या होती है? डी कॉस थीटा के बराबर, ऑलरेडी हमने देखा था। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? हमने थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी थी यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ W अपॉन W। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमको फेजर पता ही है, ये एंगल हमको पता है कि ये थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सीधे सीधे कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी है तो कॉस थीटा आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन यानी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ई के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी आपने डब्ल्यू ई कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना। तो देखो मेन क्या होता है ना, मेन चीज होता है कि आपको कैसे टाइम कम से कम करना है। तो फिर tan थीटा निकालो, फिर थीटा को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद cos थीटा निकालो। जब आपने WE की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये हमारा थीटा है, तो cos थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी W अपॉन WE के बराबर। क्लियर? तो W अपॉन WE की वैल्यू बस हमें पुट कर देनी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये D इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ई के बराबर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.493। डब्ल्यू की वैल्यू हमारी कितनी थी? 1.98 किलोग्राम पर मीटर, और वो वैल्यू कितनी आई थी डब्ल्यू की? 2.484। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेन क्या है ना कि आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती है, कैसे हमें कैलकुलेशन टाइम को रिड्यूस करना। अब यहाँ पे आप tan थीटा निकालते फार्मूले से, फिर थीटा को tan इनवर्स में चेंज करते, फिर वहां से cos थीटा निकालते। जब भाई हमने डब्ल्यू सब कैलकुलेट कर रखा है, तो सीधे सीधे देखो ना cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसको कैलकुलेट करना आसान है, कितना आ जाएगा ये? सर 2.784 2.74 2.784। 784 क्लियर? वर्टिकल सैग आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, कुछ भी दम नहीं होता है, सिंपली जो एक कन्वेंशनल अप्रोच है बस उसी पे क्वेश्चन होता है। बस ट्रिक क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको जो यूनिट है, यूनिट पे फोकस करना होता है। यूनिट आपको क्या दिया हुआ है, ऐसा ना हो कि मतलब आपने डब्ल्यू में डब्ल्यू को ऐड करना है, यानी नेट सम निकालना है बाई स्क्वायरिंग द फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट जब आपको रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है तो एक की यूनिट कुछ और हो जाए, दूसरे की यूनिट कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं करना आपने। क्लियर? ये चीज ध्यान रहे। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल उठाया था मैंने, आसान न्यूमेरिकल क्योंकि ये यहाँ पे सारा डाटा ऑलरेडी दे रखा था, तो इसलिए ये एक आसान न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टावर की हाइट 30 मीटर और 90 मीटर है रेस्पेक्टिवली, और ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर एट वाटर क्रॉसिंग। यानी आपको यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग है आपका। क्लियर? इस वाटर क्रॉसिंग में, वाटर क्रॉसिंग मतलब सेम लेवल ही हो गया, ठीक है। इस वाटर क्रॉसिंग में आपके दो टावर हैं, इन दोनों टावर की हाइट आपको गिवन है, यानी सेम लेवल पे आपको टावर की हाइट दे दी गई है। क्लियर? टावर की हाइट दे दी गई, यानी इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया मैंने बी। एक टावर की हाइट आपकी हो गई 30 मीटर और एक टावर की हाइट दे दी गई आपको 90 मीटर रेस्पेक्टिवली। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स इज 500 मीटर, यानी स्पैन लेंथ दे दिया है कि आपका ये स्पैन लेंथ 500 मीटर के बराबर। क्लियर? ठीक है। इफ द टेंशन इन कंडक्टर इज, देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले तो नोट कर लिया जाए। एल की वैल्यू आपकी दे दी गई है 500 मीटर। क्लियर? ठीक है। और आपका जो सैग के बीच का डिफरेंस आता है, यानी जो हम क्या निकालते हैं, हमने जो फॉर्मूला निकाला था
तो उसमें एच की वैल्यू निकल के आई थी, अगर तुमको याद हो तो x1 इक्वल टू एल बाई टू, x1 इक्वल टू क्या निकाला था हमने, एल बाई टू माइनस टी एच अपॉन डब्ल्यू एल, क्लियर, और x2 इक्वल टू बाई टू डब्ल्यू एल। और ये h क्या होता है, h होता है टो टू टो डिस्टेंस, यानी जो आपका टिप होता है टावर का उसके बीच का डिस्टेंस, यानी ये जो दो टिप है यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 30 यानी 60 मीटर के बराबर। यानी उस फॉर्मूले में जो एच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 60 मीटर, क्लियर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टेंशन की वैल्यू कितनी है, 1600 केजी यानी 1600 केजी। आपका ये दिया हुआ है कि फाइंड द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द कंडक्टर एंड वाटर एंड क्लियरेंस मिडवे बिटवीन द सपोर्ट, यानी मुझे ग्राउंड लेवल से क्लियरेंस निकालना है, कौन कौन सा, एक तो मिनिमम और एक कहाँ, एक निकालना है मिडवे। मिडवे का मतलब क्या हो गया, आपका जो स्पैन दिया हुआ है, स्पैन आपका दिया हुआ है 500 मीटर, क्लियर, यानी मिडवे का मतलब मुझे मतलब एक तरह से 250 मीटर डिस्टेंस पे आपको क्लियरेंस की वैल्यू बतानी है कि क्लियरेंस क्या होगा, ठीक है। यानी अगर मैं ए से बात करूं तो ए से आपका मिनिमम क्लियरेंस बताना है, एज वेल एज ए से आपका मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से 250 मीटर पे बताना है मुझे, और इस पॉइंट से मिनिमम पे बताना है। तो पहले तो हम जब भी मतलब आपका अनइक्वल सपोर्ट हो तो उसके लिए आप ऐसे बना लिया करो, क्लियर, ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया ओ, क्लियर, ये ओ हो गया, तो इसका ग्राउंड से मुझे क्लियरेंस बताना है कि सी की वैल्यू क्या है, क्लियर, और सी की वैल्यू निकालने के लिए आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे बताना है कि इससे 250 मीटर की दूरी पे यहाँ पे जो पॉइंट आएगा मिड पॉइंट पे, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे इसका क्लियरेंस क्या होगा, ये क्लियरेंस मुझे बताना, क्लियर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको डाटा में दिया हुआ है कि वेट ऑफ कंडक्टर यानी डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.5 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। बेसिस ऑफ द वाटर टावर कैन बी कंसीडर टू बी एट वाटर लेवल, यानी सेम लेवल पे है, बस इतना दिया गया है क्वेश्चन में, और आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके बतानी है, क्लियर। तो हमें सारा कुछ पता है, फॉर्मूले में देखो P पता है मुझे, H पता है मुझे, W पता है मुझे, L पता है मुझे, तो मुझे क्या करना है, x1 और x2 की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है, तो x1 और x2 कैलकुलेट करो, x1 की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा ये, L बाई टू माइनस टी एच अपॉन डब्ल्यू एल, फॉर्मूला हमारा है ही, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 500 अपॉन टू माइनस टी की वैल्यू 1600 इंटू एच की वैल्यू 60 अपॉन डब्ल्यू एल यानी 1.5 इंटू 500, कितना आ रहा है बताओ, ये x1 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कितनी आ जाएगी, 40, सर 32,000 आ रहा है। नहीं नहीं सॉरी गलत हो गया। 250 माइनस 128 कितना आ रहा है ये, क्या, जरा देखो कितना आ रहा है, 100, 122। सही है ये, 122, yes sir. सिमिलरली x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो फिर से कैलकुलेशन से बचना आपका मेन टास्क होना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। मैंने यहाँ पे क्या किया कि टी एच बाई डब्ल्यू एल की वैल्यू दोनों में कॉमन आ रही है तो वो निकाल दिया, 378. क्या हो गया 378 प्लस 128, टी एच बाई डब्ल्यू एल की वैल्यू कितनी आ रही है 128, ये आपका आ जाएगा 378 मीटर, क्लियर। यानी x1 की वैल्यू मुझे मिल गई, पॉजिटिव आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट है वो एक्चुअल लेंथ के बीच में ही मिलेगा, अगर यही निगेटिव आती तो क्या होता है, ये आउटसाइड द एक्चुअल स्पैन लेंथ होता है, ये तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, दोनों वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। मुझे क्या बताना है, ग्राउंड से क्लियरेंस, तो ग्राउंड से क्लियरेंस पता करने के लिए आपको अगर ये हाइट चाहिए, हाइट दोनों में से कोई भी हाइट अगर आपको पता चल जाए, यानी दोनों में से कोई भी सैग, क्लियर,
या तो ए पॉइंट का सैग पता चल जाए, मतलब ए टिप टावर की वजह से जो सैग आ रहा है वो पता चल जाए, या बी की वजह से जो सैग आ रहा है वो पता चल जाए। दोनों में से कोई पता चल जाए, आप सीधे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मान लो मैं सैग D1 निकालना ड्यू टू द टावर ए। क्लियर? तो सैग D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? W(x1)² अपॉन 2t। कई लोग क्या होता है ना कि फॉर्मूला याद रहता है WL²/8t, तो क्या करते हैं ना यहाँ पे सब WX²/8t लिख के आते हैं। नहीं, फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया वो WX²/2t है। वहां पे आपको जो सैग मिलता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वहां पे x की वैल्यू L/2 पुट करने पे सेम सपोर्ट लेवल पे आपको फॉर्मूला आता है WL²/8t। यहाँ पे तो ये WX1²/2t ही होगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? W की वैल्यू 1.5, x1² क्या हो जाएगा? 122 का स्क्वायर अपॉन 2। C की वैल्यू कितनी है हमारी? 1600। कितना आ रहा है बताओ? हेलो? 6.976। हाँ, 2.6.976। 6.976। मीटर। अब तुम खुद डायग्राम में देखो, D1 प्लस C की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर मैं यहाँ पूछूं D1 प्लस C की वैल्यू, तो ये किसके बराबर होगी? ये C और इसमें D1 को मैंने अटैच कर दिया, तो ये टावर ए की हाइट के बराबर हो जाएगा। कुछ और हो जाएगा? हेलो बच्चों? यस सर। ये C है, C में मैंने D1 अटैच कर दिया, तो C प्लस D1 इक्वल टू क्या होगा? टावर ए की हाइट के बराबर ही तो होगा। कुछ और हो जाएगा? कुछ और तो होना नहीं है। टावर ए की हाइट जो सैग आ रहा है वो प्लस क्लियरेंस के बराबर होता है, तो D1 प्लस C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 मीटर के बराबर। अगर यही मैं D2 निकालता तो D2 प्लस C की वैल्यू क्या आ जाती? 90 मीटर के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? D1 प्लस C इक्वल टू 30। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि C की वैल्यू क्या आ जानी है? 30 माइनस D1 के बराबर। और ये 30 माइनस 6.976, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23.02। 23.02। 3.02। तो ग्राउंड से क्लियरेंस, ये कौन सा क्लियरेंस है? ये मिनिमम क्लियरेंस, क्योंकि ओ पॉइंट जो होता है वो मिनिमम क्लियरेंस पॉइंट होता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ग्राउंड से क्लियरेंस मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा, यानी सी मिनिमम जो होगा वो आपका क्या होगा? 23.024 मीटर के बराबर। क्लियर है चीज? क्लियर है? कुछ होता नहीं है। देखो मेन क्या होता है कि आपको बस समझना है। मैथमेटिकली एक फ्रेम में क्वेश्चन जो दिया गया है, आप उसको ग्राफिकली जब समझेंगे, मतलब डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तो बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज आप फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे, हर चीजों को रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप क्लियरेंस का फॉर्मूला याद कर लें, आप उसका फॉर्मूला याद कर लें, तो इन सब चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको जब सैग पता चल गया तो सैग प्लस क्लियरेंस क्या होता है? उस टावर के हाइट के बराबर ही होता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर? अब हमें क्या बताना है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? सी मिनिमम क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये मुझे मिल गया था ना। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा है। पूछा है नहीं क्वेश्चन में, आपसे ये पूछ रहा है कि मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब यहां से 250 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी ये मैंने मान लिया पॉइंट पी द मिड पॉइंट। क्लियर? इस 250 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो क्लियरेंस आ रहा है, मतलब सीपी, इसको मैंने एज्यूम कर लिया। इस सीपी की वैल्यू बतानी, तो क्या करेंगे? कौन बताएगा ये? कौन बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन? कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? राशिका? यस सर। ये नेक्स्ट निकालना है ऐड
मिड पॉइंट द क्लियरेंस, मुझे मिड पॉइंट पे क्लियरेंस निकालना है, मैं क्या अप्रोच लूंगा? राशिका, Yes, sir. राशिका Yes, sir. कैसे अप्रोच करेंगे इसको? 1 second, sir. हम्म? 1 मिनट सर, बता दूं। और कोई? चलो एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये पॉइंट पी से इसका सैग ये हो जाएगा ना, ये चीज, ये डिस्टेंस, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो क्या मुझे सीपी मिल जाएगा? ये वैल्यू सी है, ये सी मिनिमम है, क्लियर? और मुझे सीपी निकालना है। और कोई? सुशील, सुशील, जी सर। हाँ, कुछ हिंट कर सकते हो उस पर, कैसे करेंगे अप्रोच इसको सीपी निकालने के लिए? सर मैंने D1 प्लस सी दिया हुआ है, C1 प्लस D दिया हुआ है, मतलब है हमारे पास। मेरे पास सी मिनिमम निकल चुका है। श्रुति, सर एरो जो बनाया है वो अगर लेंथ निकल जाएगा तो सीपी आ जाएगा। हाँ, एरो जो बनाया हुआ है तो वो कैसे निकालेंगे? जो एरो बनाया हुआ है वो एक तरह से क्या है, पॉइंट पी का सैग है और कुछ नहीं है। उस पॉइंट पी का सैग, मतलब सैग का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम पॉइंट होता है वहां से किसी भी पॉइंट पे हम सैग निकाल सकते हैं, ठीक है ना? हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2t होता है। श्रुति, Yes. चलो ठीक है, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, x1, डिस्टेंस x1 है ना? हेलो, ये टावर ए के बीच का डिस्टेंस और ओ के बीच का डिस्टेंस x1 के बराबर था। x1 की वैल्यू मुझे क्या मिली थी? x1 की वैल्यू क्या आई थी मेरी? 122. 22 मीटर, क्लियर? तो ओ पॉइंट से किसी भी जगह का हमें अगर सैग निकालना होता है तो सिंपली सैग का फॉर्मूला होता है सैग डी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2t, यही होता है फॉर्मूला। यानी ओ से किसी भी डिस्टेंस x पे हम सैग को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लॉजिक हमें पता है। अगर मैं ये डिस्टेंस आपको पता करके बता दूं कि ये डिस्टेंस क्या आ रहा है तो आप पॉइंट पी का सैग निकाल सकते हैं। अगर मैं मानूं कि ये डिस्टेंस ओ से पी का जो डिस्टेंस है, जो स्पैन लेंथ है ओ से पॉइंट पी के बीच का, वो एक्स है, तो इस एक्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दो, x1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 250 मीटर के बराबर, यही तो होगा। x1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 250 मीटर के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि x मुझे निकालना है, तो 250 मीटर में से मैं x1 को माइनस कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा? 250 माइनस 122, ये कितना आ जाएगा? वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 128. 128 मीटर के बराबर, यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई कि 128 मीटर है। अब इस x के करस्पॉन्डिंग पॉइंट P का मुझे सैग निकालना है। पॉइंट P का सैग निकालने का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ही होता है, यानी O और P के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। तो अगर मुझे सैग dP निकालना है, सैग एट पॉइंट P, क्लियर? सैग एट पॉइंट P की वैल्यू क्या होगी? dP के बराबर। इसको मैं dP एज्यूम कर लिया, तो इस dP की वैल्यू क्या होगी? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2t के बराबर होगा। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 150, 1.5, क्लियर? डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी गई है आपको? 1.5 किलोग्राम पर मीटर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 128 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1600। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? डीपी, यानी ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? डीपी के, क्लियर?
कैलकुलेट करो कितना आ रहा है डीपी, 7.68। 7.68 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर सी मिनिमम में मैं डीपी को ऐड कर दूं, सी मिनिमम प्लस डीपी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? प्लस डीपी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जानी है? सीपी के बराबर। और यही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि मिड पॉइंट पे क्लियरेंस क्या होगा। तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी सी मिनिमम प्लस सी डीपी। तो सी मिनिमम की वैल्यू 23.024 मीटर आया था, प्लस 7.68 जो भी पॉइंट पे सैग आ रहा है उसको बस हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा ये तुम्हारा? 30.704। कितना आ जाएगा? 30.704। 30.704 मीटर। तो क्या ऐसे प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आएगी कि सिंपली केवल एक फॉर्मूला, आपको x1 x2 का फॉर्मूला दिमाग में रखना है, उसके बाद सैग निकालना है, फिर आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जाना है। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूर बनाया करें ताकि आप प्रॉब्लम को समझ सकें। यस, कुछ नहीं होता ऐसे प्रॉब्लम में, आप खुद देख रहे हो कि एक एक लाइन में ये प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ नहीं। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि आपको करना क्या है, सैग कैलकुलेट करना है तो किसका किसका सम किसके बराबर हो रहा है, और ये